हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही आपका रहने वाला है। इसकी ऑलरेडी हम 16 क्लासेस यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो क्लास नहीं देखी हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस को देख ले। हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जब आप चैनल पे जाके विज़िट करेंगे तो सीडीपी सीटेट जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें सभी 16-17 वीडियो जो आज की मिलाकर हैं आपको देखने के लिए एक साथ मिल जाएगी। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो आपको आईडी दी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने 16 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी इसकी, और आज आपकी होने जा रही है क्लास नंबर 17। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स कि आज आपका टॉपिक होने वाला है मेमोरी से। ठीक है, यानी कि स्मृति क्या होती है। क्लास नंबर 17 स्मृति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छोटी ही क्लास है, लगभग 25-30 मिनट की आपकी क्लास होगी, और इसके बाद आपका 1 या 2 टॉपिक और बच जाएगा, उसे भी धीरे धीरे करके कवर करा देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारा ये चैनल आपको लगभग सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति, यानी कि मेमोरी। पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या होता है स्मृति? जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है और उसका चिन्ह मस्तिष्क में बनाता है, उसी को स्मृति कहते हैं। फ्रेंड्स, एक नॉर्मली सीधी सी बात है कि मान लीजिए हम कोई बात सुनते हैं, ठीक है, उसके बारे में सुनते हैं, फिर उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी कोई ना कोई फिगर, उसकी कोई ना कोई इमेज या उसका कोई ना कोई चिन्ह हम अपने माइंड में बना लेते हैं। जब अपने माइंड में हम कोई चिन्ह बना लेते हैं तो वो हमारी क्या बन जाता है? स्मृति बन जाता है। ठीक है, कई प्रकार की होती है स्मृति, तो आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मृति के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो मैंने आपके लिए 1-2 परिभाषाएं, लगभग 2 परिभाषाएं ऐड कर दी हैं। ठीक है, एक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दूसरी आपको दिखेगी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे, वो ऐड की गई है। अभी स्मृति का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए आपके सामने अचानक से क्या दिखता है? कुत्ता दिखता है आपको, ठीक है, जो कि भौंक रहा है। तो आप देखते हैं कि कुत्ता है कोई जानवर जिसकी 4 टांगे हैं, ठीक है, पूंछ भी आपको उसकी छोटी सी दिख रही है, ठीक है, और वो शोर कर रहा है, भौं भौं करके शोर कर रहा है। ठीक है, काला, सफ़ेद या कुछ किसी भी रंग का वो हो सकता है। तो उसकी इमेज आपके माइंड में बन जाती है कि 4 पैर वाला एक पशु है जो भौंक रहा है, ठीक है, छोटा सा है हाइट में, तो उसकी एक इमेज बना लेते हैं। तो जो उसकी इमेज बना लेते हैं वो आपकी कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? स्मृति में। वो आपकी क्या बन जाती है? स्मृति बन जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए, ठीक है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते, समझते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में जाके हमारी स्मृति बन जाता है। ये हमारा मस्तिष्क है, यहाँ हमारी स्मृति वो बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। स्मृति पर सर्वप्रथम कर्मबद्ध अध्ययन जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास द्वारा 1885 में किया गया। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स जर्मनी के, जिनका नाम था हर्मन एबिंगहास। उन्होंने 1885 में सबसे पहले स्मृति का एक सीरियल से एक कर्मबद्ध अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है। प्रारंभ में कब? जब छोटा बच्चा होता है तो भूलने की गति तीव्र होती है। जो कुछ भी आपने देखा, सुना, समझा, उसको आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर क्रमशः न्यूनतम एवं बाद में स्थिर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? भूलने की गति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो किसी चीज़ को आप एकदम से फिर नहीं भूलते, थोड़े टाइम तक वो आपके मस्तिष्क में रहती है, आपको याद रहती है। ठीक है, और अंततः क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, फिर आप उसको नहीं भूलते। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप कभी भी नहीं भूलते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास, किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ समान गति से और पूरी तरह से नहीं होता। इनका कहने का मतलब है कि जो हमने कुछ सीखा है उसको जो हम भूलते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है समय के साथ साथ समान गति से और पूरी तरह से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक ही गति से हम भूलते जा रहे हैं, कि एक दिन में हम कुछ बातें भूल गए हैं तो दूसरे दिन में भी उतनी बातें हम भूल जाएंगे। ठीक है, और उसी गति से भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और पूरी तरह से भी नहीं होता, पूरी तरह से भी हम नहीं भूलते। समान गति से और पूरी तरह से भी किसी चीज़ को हम नहीं भूलते हैं। ऐसा हर्मन एबिंगहास ने 1885 में अपने अध्ययन में बताया था। ठीक है, ये क्या थे? जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति पर कर्मबद्ध अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसके विपरीत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक बार्टलेट। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? 1932 में स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया ना होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया था फ्रेडरिक बार्टलेट ने 1932 में, वो एक ब्रिटिश थे। उन्होंने बताया कि स्मृति एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सक्रिय और एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें समय अंतराल के साथ साथ पुनः प्राप्ति में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं संशोधन होता है। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसकी पुनः प्राप्ति मतलब दोबारा से उसके याद आने के लिए, दोबारा से उसके याद आने में परिवर्तन एवं संशोधन होता है। इस लाइन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इस लाइन का मतलब है कि जब दोबारा हमें वो याद आती है, हम याद करने की कोशिश करते हैं उस घटना या किसी बात को, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाता है और परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वो ऐसी याद नहीं आती है, उसमें थोड़ा सा उत्तरोत्तर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और संशोधन हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए पुरानी कोई घटना है, 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी या 3 साल पुरानी, आप उसको कुछ याद करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाता है, एग्जैक्ट उसको आप वैसा का वैसा नहीं बता पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो थी स्मृति के बारे में डेफिनेशन। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, हमने आपके लिए ऐड कर दिया है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति क्या होती है? जो हमने कोई वस्तु सीखी है, ठीक है, उसका उपयोग कर लेना स्मृति है। यह कथन किसने दिया है? वुडवर्थ ने। एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था कि जो स्मृति है, स्मृति क्या है? सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना स्मृति कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रीन को। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्मृति की अवस्थाएं, या इन्हीं को कह सकते हैं स्मृति धारण करने की विधि। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और अपनी स्मृति में उसको स्टोर करते हैं, तो उसकी कौन कौन सी विधि हैं, कौन कौन सी उसकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली होती है फ्रेंड्स संकेत, या फिर संग्रहण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में एनकोडिंग। अब मान लीजिए
जैसे कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर को कुछ कोड दिया जाता है तो उसको कैसे कर लेता है स्टोर, उसको एनकोड करके स्टोर करता है। वैसे ही हमारा माइंड भी होता है, हमारी स्मृति भी होती है। तो स्मृति क्या करती है, उसको एनकोड करके उसका संग्रहण कर लेती है। ठीक है, एनकोड करना मतलब उसको समझ के, अपनी भाषा में उसको समझ के उसको संग्रहण कर लेती है। ठीक है, उसके संकेतों को चेंज करके। सेकंड नंबर पर जाता है संचयन या स्टोरेज। वही जैसे कि अभी बताया ऊपर, एनकोड करने के बाद क्या कर लेती है, उसका संचयन कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पुनर्प्राप्ति यानी रिट्राइवल। फिर जब हम दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं उसको तो वो हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई आपने चैप्टर याद किया है सीटेट का, ठीक है, आज आपने याद कर लिया और 2-4 दिन बाद आप उसको फिर से रिवाइज़ करते हैं। तो रिवाइज़ करने से पहले एक बार आप आंख बंद करके उसको क्या करते हैं, उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, रिट्राइवल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद आ जाती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनर्प्राप्ति। ठीक है, स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं को स्मृति के तत्व भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो आप सोचेंगे कि आपने तो अवस्थाएं पढ़ी हैं या फिर स्मृति धारण करने की विधि पढ़ी है, तत्व कौन से हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया था कि स्मृति के तत्व कौन कौन से, तो वही लिखे हैं शुरू वाले। संकेत, ये लिखा हुआ है संकेत, संचयन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे शायद नेक्स्ट पेज पे चला गया है पुनर्प्राप्ति। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे संकेत, संचयन और पुनर्प्राप्ति। या फिर स्मृति धारण करने की विधियाँ, या स्मृति की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, संकेत, संचयन और पुनर्प्राप्ति यानी कि रिट्राइवल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है, हमने ऐड किया हुआ है आपके लिए। संगणन का नियम रिलेटेड है। संगणन का नियम किससे रिलेटेड है, स्मृति से। आप याद कर लेंगे नॉर्मली ऐसे ही कि जो संगणन का नियम है वो स्मृति से संबंधित है। ठीक है, स्मृति के मापन में 3R का यूज़ होता है। वो 3R कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे, रिकॉल, ठीक है, रिकॉग्नाइज और रीलर्निंग। मतलब रिकॉल का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप पढ़ेंगे तो प्रत्याहान विधि। ठीक है, या दोबारा से याद करना, फिर से उसको याद करना। रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है, पहचान करना। ठीक है, और रीलर्निंग का मतलब क्या है, पुनः सीखना। रीलर्निंग से आप समझ जाएंगे पुनः सीखना, रिकॉग्नाइज पहचान करना, रिकॉल से आप या तो रिकॉल की जगह पे लिखा होगा आपका दोबारा से याद करना, ठीक है, या फिर प्रत्याहान विधि। तो ये 3R होते हैं स्मृति के मापन के लिए, रिकॉल, रिकॉग्नाइज और रीलर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है इससे, स्मृति के संबंध में 3R क्या है। ठीक है, आप बता देंगे इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रीन को। आई होप कि आपको इजीली दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, एटकिंसन शिफरिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र लिखा है, तंत्र होगा है फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स एटकिंसन और एक थे शिफरिन। इन दोनों ने 1968 में क्या किया था, स्मृति का मॉडल दिया था। ठीक है, प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस मॉडल के अनुसार क्या था, स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका सेंसरी मेमोरी फर्स्ट, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM जिसे बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला है फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक मूवी आती है आमिर खान की गजनी, उसमें भी इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, क्या था उसमें याद हो तो आपके, उसे बहुत कम समय के लिए कुछ चीज़ें याद रहती हैं, मतलब लगभग 30 सेकंड या उससे कम के लिए उसे चीज़ें याद रहती हैं, उसके बाद वो भूल जाता है। ऐसा ही था ना, तो थोड़ा सा एक बार ऊपर मूव करेंगे स्लाइड को। हाँ, तो
एटकिंसन और शिफरिन जो थे 1968 में उन्होंने जो मॉडल दिया था उसके 3 तंत्र उन्होंने बताए थे। तो पहला तंत्र था सेंसरी मेमोरी, ठीक है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, चिंता मत कीजिए। सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि STM, और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि LTM, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मूव कर लेंगे थोड़ा स्लाइड को। स्मृति तंत्र, फ्रेंड्स आई होप कि आपको स्क्रीन पे ईजिली अब दिख रहा होगा। तो जो फर्स्ट वाला है सेंसरी मेमोरी, मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट वाला है सेंसरी मेमोरी। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 1 सेकंड या इससे भी कम समय तक याद रख पाते हैं, ठीक है, 1 सेकंड या इससे भी कम समय तक याद रख पाते हैं, वो आपकी संवेदी स्मृति हिंदी में या फिर इंग्लिश में सेंसरी मेमोरी के अंदर आता है। ये पहला तंत्र है स्मृति मॉडल का, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल यदि लेना चाहें तो आप बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जो है धीमा होती है या बस धीमी होती है, तो आप विंडो वाली सीट पे बैठे हैं और आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको सामने कुछ लोग दिखते हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो आप उनको एकदम से देखते हैं और 1 सेकंड या इससे भी कम टाइम के बाद उसे भूल जाते हैं। तो इसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पे, लघु अवधि स्मृति या इंग्लिश में शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये वही है जो आपने गजनी मूवी देखी होगी, उसमें जो आमिर खान को ये समस्या रहती है। तो इसमें क्या होता है, 30 सेकंड या 30 सेकंड से भी कम चलती है। 30 सेकंड तक याद रहेगी आपको कोई चीज़ या फिर 30 सेकंड से भी कम। मान लीजिए आप मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चेहरे क्या होते हैं, दिखते हैं उसके अंदर, लेकिन क्या उन चेहरों को आप याद रख पाते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक? नहीं। तो जो चेहरे आपको दिखते हैं ट्रैवल करते टाइम, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड यानी आधा मिनट तक या उससे भी कम टाइम के लिए आपको चेहरा याद रहेगा, उसके बाद वो चेहरे आप भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इस दीर्घ स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस अवस्था में 30 सेकंड से अधिक चलती है मेमोरी। जो आप कोई चीज़ देखते हैं, आपके सामने कोई घटना हो जाती है, तो ये तो 30 सेकंड से वो अधिक चलती है, या फिर हमेशा के लिए भी वो आपकी मेमोरी में, स्मृति में स्टोर हो जाती है, आप उसको कभी नहीं भूलते। इसलिए इसका नाम लिखा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। 30 सेकंड से अधिक समय के लिए, कुछ भी समय हो सकता है, 30 सेकंड से अधिक कुछ भी, कोई भी समय हो सकता है, किसी भी समय के लिए तक आपको याद रह सकती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा स्लाइड को ऊपर की ओर मूव करेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार। तो जो अपने 3 अभी मॉडल पढ़े हैं, पहला आपने सेंसरी मेमोरी पढ़ा है, दूसरा आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा है, और तीसरा आपने दीर्घ स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ा है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी प्रकार होते हैं 2, ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? एक होता है स्पष्ट स्मृति, या इसी का नाम है घोषणात्मक स्मृति, ठीक है। दूसरा होता है अस्पष्ट स्मृति या फिर अघोषणात्मक स्मृति। तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। दीर्घकालिक स्मृति भी एकिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो दीर्घकालिक स्मृति होती है, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, किसी एक प्रकार की नहीं होती, वो अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। इस दृष्टिकोण से दीर्घकालिक स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है। जो दीर्घकालिक स्मृति है उसको 2 भागों में बांटा है एटकिंसन और शिफरिन ने। कौन कौन से 2 भाग? पहला हो गया स्पष्ट स्मृति। अब ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पष्ट स्मृति ज्ञान, सूचना एवं घटना से संबंधित ज्ञान तथा शाब्दिक रूप से उसके बारे में बतला पाती है। यही कारण है कि इसे घोषणात्मक स्मृति भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्पष्ट स्मृति जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो होती है जिसमें कोई ज्ञान हो किसी चीज़ का, ठीक है, कोई सूचना हो, इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई घटना से संबंधित हो, किसी घटना से संबंधित कोई ज्ञान हो,
तथा उसको शाब्दिक रूप से बता सकते हैं हम कि इस तरह से हुआ, ठीक है। या फिर 2 दूनी 4 हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नॉलेज हो गई 2 दूनी 4, या कोई सूचना होगी जिसको हम शब्दों के द्वारा बता सकते हैं। तो ऐसी स्मृति को स्पष्ट स्मृति बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? स्पष्ट स्मृति। और इसी को घोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं। मतलब जिसको हम शब्दों के द्वारा बता सकते हैं उसको हम स्पष्ट स्मृति कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब सेकंड वाली देख लेते हैं। सेकंड वाली जो होती है उसे बोलते हैं अस्पष्ट स्मृति। थोड़ा छोटा कर लेंगे, हाँ, अस्पष्ट स्मृति। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे अघोषणात्मक स्मृति बोलते हैं, ठीक है। होती क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। अस्पष्ट स्मृति जिसमें कुछ ऐसी सूचनाएं संचित होती हैं जिन्हें आसानी से व्यक्ति शब्दों के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कुछ ऐसी सूचनाएं जिन्हें शब्दों के रूप में इंसान व्यक्त नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकती है, वो शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता। इसलिए इसे अघोषणात्मक स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहते हैं। कोई प्रक्रिया हुई है, ठीक है, जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसको अस्पष्ट स्मृति कहते हैं, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है। और शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए इसका नाम अघोषणात्मक स्मृति होता है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या पढ़ी है? 2 प्रकार की स्मृति पढ़ी है, स्पष्ट और अस्पष्ट। अब स्पष्ट जो स्मृति होती है उसके भी प्रकार में बांटा गया है। और बांटा किसने, वो भी हम देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स स्पष्ट स्मृति होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में। इसका वर्गीकरण ट्यूलिव कहे तो, या टुल्विंग लिखा हुआ है, इंग्लिश में ट्यूलिव है, TUILIV, ट्यूलिव ने 1972 द्वारा किया गया है। तो जो ट्यूलिव थे उन्होंने स्पष्ट स्मृति को 2 भागों में बांटा है। 1972 में उन्होंने बांटा था। कौन कौन से 2 भाग थे वो? थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे एक बार स्लाइड को, तब दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो पहला भाग था प्रासंगिक स्मृति, यानी कि किसी विषय से रिलेटेड होती है वो, प्रासंगिक। तो क्या होती है वो? निजी जीवन की घटना से संबंधित स्मृति। तो जो स्पष्ट स्मृति होती है उसके 2 भागों में बांटा है उसको ट्यूलिव ने। पहली होती है प्रासंगिक स्मृति, जो कि निजी जीवन की घटना से संबंधित होती है। मान लीजिए कि आपके बचपन में कोई आपके घटना हुई है, जब आप पढ़ते थे, आप जब क्लास में पढ़ते थे, तो आपसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई क्लास में, आपने किसी लड़के की या किसी लड़की की कॉपी को फाड़ दिया, तो आपकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, तो वो आपकी स्मृति में बात स्टोर हो गई है। तो वो क्या हो गई? वो आपकी निजी जीवन से संबंधित कोई घटना हो गई, ठीक है। जबकि सेकंड नंबर पे आ जाता है अर्थगत स्मृति, ठीक है। स्पष्ट स्मृति का जो सेकंड भाग है उसे बोलते हैं अर्थगत स्मृति। उसके अंदर कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? ज्ञान, सूचना संबंधित स्मृति होती है। ज्ञान मतलब आपको पता है कि 2 चौके कितने होते हैं? 8, 2 चौके 8 होते हैं, ये आपका ज्ञान है, ठीक है। सूचना, आपको बताया गया है कि मोदी जी 4 लाख वोट से जीत गए, ये आपको सूचना मिली है, तो ये आपकी अर्थगत स्मृति में संबंधित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्मृति को बोलते हैं अर्थगत स्मृति। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जो स्मृति का मॉडल होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला सेंसरी मेमोरी, ठीक है, यानी कि संवेदी स्मृति। दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि लघु स्मृति। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि तो उसे बोलते हैं हिंदी में दीर्घ स्मृति। तो जो आपकी दीर्घ स्मृति होती है वो आपकी फिर से 2 प्रकार की होती है, स्पष्ट स्मृति और अस्पष्ट स्मृति। स्पष्ट स्मृति को घोषणात्मक स्मृति बोलते हैं और अस्पष्ट स्मृति को अघोषणात्मक या प्रक्रियात्मक स्मृति बोलते हैं, ठीक है। अगेन स्पष्ट स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? ट्यूलिव ने, ठीक है, 1972 में। तो एक का नाम है प्रासंगिक स्मृति, यानी कि जिसको विषय संबंधित होती है, और इसमें किस तरह की स्मृति या कोई घटना शामिल होती हैं? अपने निजी जीवन से, व्यक्ति के किसी निजी जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं, क्लियर है।
और सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी अस्पष्ट स्मृति, सॉरी अस्पष्ट स्मृति नहीं, स्पष्ट स्मृति का दूसरा भाग है, सेकंड नंबर पे आ जाती है अर्थगत स्मृति। अर्थगत में क्या होता है, आपका ज्ञान सूचनाओं से संबंधित स्मृति उसमें स्टोर होती है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आई थिंक कि यहीं तक था आपका, यही इतना ही सेशन था ये थ्योरेटिकल पोर्शन। एक दो क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया हुआ है हमने, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जब हम चिंतन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है स्मृति के बारे में, चिंतन हमने कल पढ़ा था, यस्टरडे में पढ़ा था, तो उसी का क्वेश्चन है, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? स्मृति। जब हम चिंता करते हैं तो उसके लिए स्मृति की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तर्कना भी उसमें इम्पोर्टेंट है, समस्या भी है, सामान्यीकरण भी है, लेकिन स्मृति की उसमें स्मृति सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब हम चिंता करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई चीज़ याद हो। ठीक है, किसी चीज़ का याद होना ज़रूरी नहीं है, हमारी स्मृति का होना ज़रूरी नहीं होता, याद रखेंगे आप। आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? प्रश्नावली मतलब जो क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना देते हैं किसी टेस्ट के लिए, वो किसने निर्माण किया था? वो किया था फ्रेंड्स वुडवर्थ ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं, तर्क दिए हैं, कथन दिए हैं, जो अक्सर पेपर 1 और 2 दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं। याद रखेंगे, सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन, अच्छा और भी क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन है फ्रेंड, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग स्मृति के आयाम हैं। स्मृति के कौन कौन से आयाम हैं फ्रेंड्स? तो इन्होंने बताया था, वुडवर्थ ने, स्मृति के 4 आयाम। ठीक है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। स्मृति के कौन कौन से 4 आयाम होते हैं? सबसे पहला अधिगम, यानी कि लर्निंग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो लास्ट वाले 3 वही हैं जो हमने 3 आर पढ़े थे। कौन कौन से? पहला आर क्या था उसमें? फर्स्ट आर था रिकॉल, याद आया? सेकंड आर क्या था उसमें, बताइए? सेकंड आर था रिकॉग्नाइज, यही था ना, पहचान करना। और थर्ड आर क्या था, बताइए? थर्ड आर बताइए क्या था? थर्ड आर था रीलर्निंग, था ना? रीलर्निंग मतलब पुनः सीखना, ये था। लेकिन वुडवर्थ ने क्या बताए थे? स्मृति के आयाम बताए थे वुडवर्थ ने 4 आयाम बताए थे। कौन कौन से 4 थे? सबसे पहले अधिगम यानी कि लर्निंग, फिर धारण यानी कि रिटेंशन, फिर पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल, और नंबर 4 पर पहचानना, या फिर हिंदी में प्रत्यभिज्ञा भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो इसमें 3 तो लगभग सेम ही है, ये 2 सेम है। यहाँ लर्निंग लिखा है, लर्निंग की जगह उसमें रीलर्निंग था, जिसको नंबर 4 पे कर देंगे। ठीक है, नंबर 1 पे ये था आपका रिकॉल, पुनः स्मरण। ठीक है, और नंबर 2 पे आपका क्या था? नंबर 2 पे था आपका रिकॉग्नाइज, पहचानना। ठीक है, लेकिन वुडवर्थ के अकॉर्डिंग 4 बताएंगे आप, जिसमें अधिगम पहले नंबर पर रख देंगे, फिर धारण यानी कि रिटेंशन, फिर पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल, फिर ये रिकॉल या प्रत्याह्वान। इंग्लिश में नाम आपको सेम मिलेगा, हिंदी में अलग अलग नाम मिल सकते हैं, तो इंग्लिश वाला भी आप साथ में याद कर लें। और 4th नंबर पर पहचानना यानी रिकॉग्नाइज, प्रत्यभिज्ञा। ठीक है, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, देख लेते हैं। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन, और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, दी अंकित राठी के नाम से है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, और सर्च करके आप ज्वाइन कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको यूट्यूब पे डीपी दिखाई देगी, प्रोफाइल पिक, वही टेलीग्राम पे लगी हुई है। ठीक है, वही इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, वही फेसबुक पे लगी हुई है। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे अंकित राठी 888 के नाम से, आपको सेम डीपी मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अंकित राठी के नाम से बनी हुई है। फेसबुक पेज लिखा है, एक्चुअली ये फेसबुक आईडी है, पेज नहीं है। ठीक है, फेसबुक आईडी है अंकित राठी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, और सेशन आपको पसंद आया है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर कर दीजिए,
ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में, कल एक नई धमाकेदार सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।